आज के शो में। सीने में दफन साजिशें, इशारा किस तरफ? उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। हम पर इल्जाम क्या? मरियम नवाज का जीआईटी से सवाल। मरियम तेरा एक इशारा। काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्जाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये दुनिया की शायद पहली जीआईटी है जो पहले बन गई है और वो इल्जाम ढूंढ रही है कि इल्जाम क्या लगाएं इनको। जेआईटी तहकीकात, क्या कतरी शहजादे का बयान नागुज़ीर? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। आज जेआईटी में मरियम नवाज साहब की पेशी, चेयरमैन नैब की जानिब से कुछ डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं, मिनट्स जमा हुए हैं। कुछ देर में आपके सामने वो मुलाहिजा करेंगे, दिखाएंगे आपको कि उन मिनट्स में क्या लिखा हुआ है। और उसके साथ साथ कतरी शहजादे के हवाले से हुक्मरान जमात नून लीग का जो मौक़िफ़ सामने आया, उन्होंने कहा जी बयान इंतहाई जरूरी है कि वो बयान जाकर लिया जाए, क्योंकि उस बयान की इंपॉर्टेंस पर वो मनी ट्रेल एस्टैब्लिश होगी और वो सारे सबूत उसके पास मौजूद होंगे। वो बयान नहीं लिया जाता जब तक जीआईटी कंप्लीट नहीं तस्वुर की जाएगी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो हुक्मरान जमात बार बार तवातुर के साथ कर रही है। दुबई गए तो इन्होंने, आसिफ किरमानी साहब ने कहा कि जीआईटी मेंबरान दुबई गए, सरकारी खर्चा खर्च कर आ गए, सैर सपाटा लफ्ज इस्तेमाल किया, हार्श अल्फाज इस्तेमाल हुए। लेकिन एक और अहम लफ्ज इस्तेमाल जो आज हुआ है, जिस पर प्रोग्राम स्टार्ट करते बात करेंगे, वो मरियम नवाज साहबा ने साजिशों का जिक्र किया है। ये बड़ी अहम बात है क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब वजीर आजम पाकिस्तान जब जीआईटी के सामने पेश हुए कुछ दिन कबल, तो उन्होंने कहा कि मेरे दिल में बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन वक्त आने पर कहूंगा। अब वो क्या बातें हैं जिनके दिल में जो उन्होंने नहीं कही। लेकिन आज मरियम नवाज साहबा ने भी कुछ ऐसे इशारे दिए। उनकी जानिब से कहा गया जी कि सीनों में दफन साजिशें बेनकाब करने पर मजबूर ना करें, सीनों में दफन साजिशें बेनकाब करने पर मजबूर ना करें। ये जो बेरहमाना एहतसाब के जख्म हैं, ये तमगा सजाकर अवाम में जाएंगे तो उस वक्त से डरें। ये बातें उन्होंने की, लेकिन साजिशों का जिक्र, सीने में दफन साजिशों का जिक्र हुआ है आज फिर से। ये कौन सी साजिशें हैं जिसका हवाला प्राइम मिनिस्टर साहब आज उनकी बेटी भी देती हैं? ये आखिर कौन सी साजिशें हैं? खुर्शीद शाह साहब भी सवाल पूछ रहे हैं कि ये साजिशें अवाम के सामने लेकर आ जाएं ताकि हम भी आपके साथ खड़े हों। ये कौन सी साजिशों की बात हो रही है? राना अरशद साहब सूबाई वजीर हैं पंजाब के और नून लीग के सीनियर रहनुमा लाहौर से मेरे साथ मौजूद हैं। शहाब ओस्तो साहब माहिर कानून हैं, हमें कराची में ज्वाइन कर रहे हैं। मेरे साथ इकराम सीनियर तज्ज़िया निगार हैं, ज्वाइन कर रहे हैं कराची से। तमाम शख्सियात का बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। राना अरशद साहब, कौन सी साजिशों पर का हवाला प्राइम मिनिस्टर साहब ने दिया और आज मरियम नवाज साहिबा ने दिया, ये आप अवाम के सामने लिया है, अवाम आपके साथ खड़ी होगी? खुर्शीद शाह साहब ने कहा ये छुपा क्यों रहे हैं आप लोग? दिल में है, सीने में दफन है, ये है वो है, सामने क्यों नहीं आ रही बातें सारी? राना साहब जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ान खान साहब, मैं आपका मशकूर हूँ, आपके चैनल का मशकूर हूँ, और मैं इंतहाई अदब से ये अर्ज़ करूँगा कि ये पनामा इशू जो है ये एक इंटरनेशनल इशू था और इस पर प्राइम मिनिस्टर साहब ने पूरी कौम को भी ऑन बोर्ड लिया और कहा कि बिल्कुल हम हर चीज़ को ऑन करते हैं। अब इशू ये है, जो ऑनरेबल जजेस ने जीआईटी बनाई है, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, लेकिन उन मेंबरान पर जो तहफ़्फ़ुज़ात है वो पाकिस्तान का आइन हमें हक देता है कि हम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करें और उसको किसी ना किसी जगह पर चैलेंज भी करें। सो हम कोर्ट में गए, जो भी डिसीजन आया हम उसको मनवान तस्लीम करते हैं। खान साहब, इशू ये है कि अगर मरियम बीबी का नाम अदलिया में नहीं रिटर्न भेजा गया और उनको भी तलब किया गया, उन्होंने भी आइन की बालादस्ती को तस्लीम किया, प्राइम मिनिस्टर साहब का पनामा लिस्ट में नाम नहीं आया, वो भी यहाँ पर आए, और आप गवाह हैं इस चीज़ का कि जब ये जीआईटी बनी थी तो इमरान खान साहब के मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ खिताबात जो हैं वो कहते थे कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मतहत अदारों के ग्रेड 18, 19 के ऑफिसर्स के सामने कैसे पेश होगा, और ये एक सवालिया निशान उनकी तरफ से आ रहा था। लेकिन आज जिस तरह वो खुशी के साथ शादियाने बजा रहे हैं, माई पॉइंट इज़ कि जो जीआईटी के मेंबरान हैं उनका जो काम है, उनको जो टास्क सौंपा गया है, वो उनको न्यूट्रल होते हुए अपना
अपना जो मैं समझता हूँ कि गैर जानबदारी जो है उनको दिखानी चाहिए। माय पॉइंट इज कि आखिरकार वो साजिश कर कौन रहे हैं? इमरान खान साहब कर रहे हैं वो साजिश जीआईटी के, मतलब साजिश कौन कर रहे हैं? किस साजिश का हवाला दिया जा रहा है? ये आपने पस मंजर बयान किया, बड़ा अच्छी बात है, और आज की आपने पेशी का भी पस मंजर बयान कर दिया, पूरा हवाला दे दिया। सर साजिश कौन कर रहा है ये कौम जानना चाहती है आपसे। राना अरशद साहब कौन साजिश कर रहा है आपके खिलाफ, इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ, उनकी फैमिली के खिलाफ? कौन साजिश कर रहा है? सिफान साहब मैं अर्ज कर रहा हूँ जी, मैं अर्ज कर रहा हूँ, इत्तेफाक फाउंडेशन तो अल्हम्दुलिल्लाह 1936-37 में बनी थी। 1972 में भी हमारा एहतसाब उस वक़्त के हुक्मरानों ने किया था। फिर 1988 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने किया। फिर 1993 में होता है। फिर 12 अक्टूबर 99 को परवेज़ मुशर्रफ साहब जो आजकल आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर बने हुए हैं, उन्होंने एहतसाब किया और नैब हमारे लिए स्पेशल क्रिएट की गई। नैब ने हमारा एहतसाब किया, इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ने 14 माह जेल काटी, 10 साल एहतसाब होता रहा, और अमजद कियानी साहब जनरल साहब जो नैब के सरबराह थे उन्होंने एहतसाब किया। अब आप ये देखें कि उस वक्त के नैब के सरबराह को बुलाना और आज के नैब के सरबराह को बुलाना, इशू ये है आपने मनी ट्रेल मांगी, आपका हुक्म हमारे माथे पर, हमने मनी ट्रेल कोर्ट में भी दे दी थी, लेकिन हमने जीआईटी को भी मुहैया कर दी। सब कर कौन रहे साजिश का जवाब मुझे नहीं मिला अभी तक। आपने तारीख भी बयान कर दी, वो हमने आपके लीडर से भी सुनी है। मैं ये कर रहा हूं इस वक्त कौन साजिश कर रहा है इस मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ? कौन है वो कुव्वत, आखिर कौन सी कुव्वत है? जी वो आप साजिश करें। जी खान साहब वो कुव्वतें तो आपने देखनी है। अच्छा, वो जो एक हुकूमत को चलता हुआ ज़र्ब अज़ब को कामयाबी की तरफ जाते हुए साजिश, सीनों में राज आपके दफन है। हम सीनों में राज आपके किस तरह से बताएं राना अरशद साहब? आप लोगों के सीनों में राज दफन है, प्राइम मिनिस्टर के सीने में दिल में कोई बात है, तो हम दिल पढ़ के बताएं कि कौन साजिश कर रहे हैं, किस तरह से हम बताएं? ओके जी खान साहब, हमारे खिलाफ तो मदई हैं कोर्ट में इमरान खान साहब, न्याजी साहब, और उसके बाद सिराजुल हक साहब हैं, और पिंडी के एक शख्स है उसका नाम नहीं मुझे आता, शेख नामी है, कोई और भी साथ उसके है, वो जो मौसम का शाह। इशू ये है कि भाई जीआईटी जो बनी है, हम तवक्को रखते हैं कि जो पनामा में और भी 600 लोगों के नाम हैं, उनको कब नोटिस जारी होंगे, उनको कब बुलाया जाएगा, ताकि एहतसाब होता हुआ 20 करोड़ आवाम को नजर आए कि सबका एहतसाब हो रहा है। ठीक है, हम तो एहतसाब अल्हम्दुलिल्लाह करवा रहे हैं। मुझे ये 70 मौका दीजिएगा राना शाह साहब कि मैं इकराम सहगल साहब से, मोअज़्ज़ज़ इकराम सहगल साहब तज़्ज़िया निगार हैं, शाह बुसो साहब हैं, इनको शामिल गुफ्तगू करूं। पहले इकराम सहगल साहब, सर आप समझ पा रहे हैं, क्योंकि अभी राना शाह साहब ने कहा जी कि ये आप लोगों का काम है, आप लोग जाने, आप लोग समझे किस तरह से हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, समझा जाए इसको, कौम समझे, ये जर्नलिस्ट की तरफ से इशारा किया कि वो भी समझे। तो इकराम सहगल साहब आप समझ रहे हैं कि कोई साजिश हो रही है, और अगर हो रही है तो वो कौन कर रहा है, कौन सी कुव्वत कर रही है, कोई शख्सियत कर रही है, कोई इदारा कर रहा है, कौन कर रहा है साजिश? इकराम सहगल साहब जिसका हवाला सीनों में दिलों में दफन है, उस हवाले से दिया जा रहा है बार बार। सहगल साहब देखिए, सबसे पहली बात जो ये सामने आई पनामा केस, ये इंटरनेशनल केस था जिसके अंदर 80 कंट्रीज़ के लोग इन्वॉल्व थे, और आप देखें तो 3-4 प्राइम मिनिस्टर के अलावा काफ़ी शख्सियत जो थे वो अपने उहदों से रिज़ाइन कर दिए। उनके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी शामिल हैं, हेड्स ऑफ बैंक्स भी शामिल हैं, हेड्स ऑफ इनफैक्ट हेड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंटरनेशनल चिली का वो भी शामिल है। तो काफ़ी चीज़, ये पनामा केस काफ़ी था, ये पाकिस्तान के अंदर कोई साजिश नहीं था, ये एक इंटरनेशनल केस था यहाँ पर आई। दूसरी बात कि जब ये केस हुआ तो आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दी, और मैं समझता हूँ कि बहुत फेयर वर्डिक्ट दी। 2 जजेस साहबान ने अपनी एक दी, और 3 जजेस साहबान ने बोला नहीं, हमें चाहिए कि हम थोड़ा ज़्यादा इंक्वायरी करें, और ये जो चीज़ है हमें हम कन्विंस नहीं हुए हैं कि ये एविडेंस जो है कुछ इसके अंदर, लेकिन एविडेंस काफ़ी नहीं है। उनने फिर एक जीआईटी तश्कील दी, उसके ऊपर पीएमएलए ने काफ़ी सेलिब्रेट किया, विक्ट्री सेलिब्रेट किया, स्वीट्स बंटवाटे वगैरह वगैरह। तो उस वक्त तो नहीं आई। बात शुरू हुई जब जीआईटी के नुमाइंदे मुकर्रर होना शुरू हुए। उस वक्त ये हुआ कि पता चला कि फॉर एग्ज़ाम्पल एससीसीपी से उन्होंने एक ऐसा नुमाइंदा किया जो खुद ही इन्वॉल्व था रिकॉर्ड टैंपरिंग में, और अभी साबित भी हो गया है। इसी तरह बाकी इदारों में 1-2 ऐसे हुए। तो फाइनली जीआईटी जो तश्कील हुई उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने की, ये किसी और ने की। और देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब एक कोई भी कोर्ट, सुप्रीम तो छोड़े, कोई भी कोर्ट एक बेलिफ को भेजता है समन्स देने के लिए या कुछ कार्रवाई करने के लिए,
तो वो कोर्ट का ऑफिशियल होता है, और उसको अगर जो ऑब्स्ट्रक्ट किया जाए या थ्रेटन किया जाए तो वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होता है। ठीक है जी। और उस कोर्ट में ये नहीं है कि आप किसी घर के गए गार्डों ने आपको स्टॉप कर दिया समन देने से, तो आपको गार्डों को खाली नहीं पकड़ेंगे, वो आपको पकड़ेंगे क्योंकि गार्ड आपके थे। ठीक है जी। तो ये पीएमएल के वर्कर्स जो थ्रेटन कर रहे हैं वगैरह, दिस इज एक ब्रेक के बाद सर इसी बात को यहीं से जोड़ते हैं ना, आप बड़ी अहम बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, माजूद हुआ इस ब्रेक के बाद इकराम सहगल साहब साथ हैं और इनका तज्जिया इस पूरी सूरत हाल पर क्या है ये जानेंगे, हुक्मरान जमात के आगे की हिम्मत अमली क्या है ये जानेंगे, और मैं नैब का वो डॉक्यूमेंट भी दिखाने लगा हूं आपको इस ब्रेक के बाद, जिसमें नैब के चेयरमैन ने 2014 के कुछ मिनट्स ऑफ द मीटिंग आज जीआईटी से शेयर किए। उन मिनट्स ऑफ द मीटिंग में क्या लिखा हुआ है, नैब ने हुदैबिया केस के हवाले से आज क्या इंकशाफात किए। आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा। काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये दुनिया की शायद पहली जीआईटी है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब जो साजिशें हैं सीनों में दफन, उनको बेनकाब करने पर मजबूर ना किया जाए। ये उन्हीं साजिशों का हवाला है जो शायद प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ दिन कबल दिया था कि दिल में बहुत से राज हैं वो बताना चाहते हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर सैयद गजनफर अली साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद गजनफर अली साहब लाहौर से ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर तज्ज़े-निगार हैं, दिफाई तज्ज़े-निगार हैं, और उनके साथ हमारे राना अरशद साहब मौजूद हैं, सूबाई वजीर हैं, नून लीग के सीनियर रहनुमा शाह बुस्तो साहब, माहिर कानून कराची में, और इकराम सहगल साहब सीनियर तज्ज़े-निगार साथ मौजूद हैं। सहगल साहब, आप जो बात कह रहे थे सिर्फ साजिश के हवाले से अगर उसको हम कंक्लूड कर सकें तो आप ये समझते हैं कि साजिश नहीं हो रही है, नून लीग ये जो कह रही है सही है गलत है, इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हैं, क्यों कह रहे हैं सही लोग? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि जीआईटी तश्कील क्यों गई। तश्कील इसलिए दी गई कि जो एविडेंस थी उसको थोड़ा एग्जामिन करें। तो जीआईटी जो है उसका नाम देखें, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम। इन्वेस्टिगेशन करना उनका काम है, सवाल जवाब करना उनका काम है। ठीक है जी। और मैं आपको ज़रूर ये कहता हूँ कि आप नवाज शरीफ साहब की पूरी फैमिली को इसमें दाद ज़रूर दें कि वो हर शख्स जिसको बुलाया गया वो ज़रूर जीआईटी के सामने आया है। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि नेचुरली अगर देखा जाए कि इल्ज़ाम क्या है, तो इल्ज़ाम तो सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला है कि ये एविडेंस एग्जामिन करें, तो जीआईटी की क्या गलती है इसके अंदर कि जीआईटी अगर उस पर सवाल जवाब कर ले तो जीआईटी आपको क्लियर भी तो कर देगा। अगर आपकी सवाल जवाब ठीक है तो जीआईटी क्लियर भी कर देगा। दूसरी बात मैं आपसे बड़ा क्लियर करता हूँ इस बात पे कि देखें, आप जीआईटी को थ्रेटन करें, ऑब्स्ट्रक्शन करें, वो तो आपने नया एक सिलसिला शुरू कर दिया, क्योंकि आपने फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और कंटेम्प्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोनों कर दिया। और जिस तरह आप बातें कर रहे हैं और बार बार आप तनकीद कर रहे हैं जीआईटी के ऊपर, जो एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा है एज अ बेलिफ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये तो बहुत अफसोस से कहना पड़ता है कि ये जवाब नहीं देते। आप इसको लंदन के बारे में पूछते हैं, ये इस्तांबुल के बारे में बात करते हैं, आप इनको न्यूयॉर्क के बात करते हैं, ये मैक्सिको के बारे में बात करते हैं, तो जवाब तो देते नहीं है। ये जिस बात पर जवाब इनको देना चाहिए वो जवाब नहीं देते, वो हर वक्त साजिश के पास चले जाते हैं। आज की साजिश किसकी जी? आप नाम तो लें, आप नाम तो लें। तो आप देखिए कि हम लोग फिर इसको मीडिया के ऊपर क्या करते हैं उस आदमी के साथ या कुछ इंस्टीट्यूशन के साथ जो साजिश कर रहा है। ठीक है जी, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। ये ना कहें कि बार-बार साजिश है तो किसकी साजिश है। शाह बुस्तो साहब, आपकी तरफ आते हुए, ये आज नैब की तरफ से जो चेयरमैन नैब ने 28 जनवरी 2014 के ये डॉक्यूमेंट्स आज उन्होंने पेश किए, मिनट्स ऑफ द मीटिंग है ये,
जिसके अंदर के आगा जो साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के हैं, उनकी जानिब से ये रिकमेंडेशन दी गई कि नैब को वक्त जाया नहीं करना चाहिए, इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए हुदैबिया केस को। इस हवाले से उन्होंने कहा कि जब ये रिकमेंडेशन आई तो इस मिनट्स ऑफ द मीटिंग में भी ये साबित होता है कि इसके बाद नैब ने फैसला किया कि इसको चैलेंज नहीं करना चाहिए लाहौर हाईकोर्ट के डिसीजन को, और इसलिए हुदैबिया पेपर केस पे हम आगे नहीं बढ़े इस मामले को लेकर। शाह बोसो साहब, आज चेयरमैन नैब की पेशी 1.5-2 घंटे उनकी भी पेशी हुई, ये डॉक्यूमेंट सामने आना, तो हुदैबिया केस इज क्लोज चैप्टर नाउ। आज चेयरमैन नैब ने भी कहा, ये जीआईटी क्यों इस पे हुदैबिया केस को इतना इंटरोगेट कर रही है? नून लीग भी कहती है जी कि ये तो आउट ऑफ द प्रेरोगेटिव है, ये आगे जा रहे हैं अपने उससे बाहर निकलने। देखिए जी, मसला ये है कि पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी का इदारा है, आज तक जितने भी इदारे बने हैं वो अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो इस्टेब्लिश नहीं कर सके। उनको जब बनाया गया, कुछ तो इदारे बनाए इसलिए गए थे कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, लेकिन कुछ इदारे बने थे, मसलन ये जो नैब ऑर्डिनेंस था 1999 का, बज़ाहिर इसमें यही नज़र आ रहा था कि शायद इसके बाद अकाउंटेबिलिटी होगी, और जनरल साहब को उन्होंने शुरू में रखा था जो कि एक अच्छे किरदार के शख्स थे, और ये समझा जा रहा था कि शायद अब अकाउंटेबिलिटी चले एक मिलिट्री रूलर्स के अंडर ही हो रही है, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ होगा। लेकिन वो भी आपने देखा कि कुछ अरसे के बाद वो जनरल साहब भी चले गए और फिर काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ पैदा हुई और आहिस्ता आहिस्ता अकाउंटेबिलिटी का वो सिलसिला ख़त्म हो गया, और फिर एक डील हुआ जिसके तहत शरीफ फैमिली यहाँ से चली गई। तो अब पाकिस्तान में कोई अकाउंटेबिलिटी का मुरव्विज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, बल्कि मैं तो इतना कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्रेडिबल या लीगली जो है वो कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसके ज़रिए आप इस मैसिव जो एक करप्शन का जो एक मतलब एक सीरीज़ है स्कैंडल्स की, करप्शन की, जिसको आप जो है वो उसकी छानबीन करें और लोगों को सज़ा दें। तो अब इसलिए मुख्तलिफ़ तरीके जो है वो अडॉप्ट किए जा रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से भी और प्रोविंसेस में भी। तो अब ये जो तरीका है 184(3) का जो एक मैं समझता हूँ कि बहुत ही, लेकिन इस रिपोर्ट के बाद नैब क्या जीआईटी बढ़ेगी इस केस में या नहीं बढ़ेगी आगे, ये मतलब आपको क्या लगता है? मैं अगर आप 1 मिनट मुझको इजाज़त दें तो ये पॉइंट मैं ज़रूर क्लियर करना चाहता हूँ कि 184(3) जो है वो बताते खुद एक डिफरेंट प्रोविज़न है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है, जिसका ताल्लुक जो है दरअसल कोई भी ऐसा एक क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस जिसका ताल्लुक इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स से है, ये कोई ऐसा प्रोविज़न नहीं है, ऐसा व्हीकल नहीं है जिसको आप क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जैसे मैंने पहले गुजारिश की, क्योंकि कोई ऐसा इदारा बचा नहीं है, तो मजबूरन 184(3) में पहले शरीफ साहब खुद भी गए थे। अब वो एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में गए थे मीमो गेट के हवाले से, लेकिन मीमो गेट का भी अच्छा खासा पीपल्स पार्टी के ऊपर उन्होंने दबाव डाला था। तो 184(3) को अब एक तरह से उन्होंने एक ओमनीबस क्लॉज बना दिया है कि जी आप बजाय FIR कटवाने के बजाय आप प्रोसीजर जो है CRPC में दिया गया है या जो ट्रायल प्रोसीजर है, आप सीधे चले जाएं 184(3) में और वहाँ से आप कोई स्पेशल व्हीकल बनवा लें। तो GIT जो है वो मैं समझता हूँ कि एक स्पेशल व्हीकल है जो बनी है और जिसका काम जो है वो एविडेंस को एक इन्वेस्टिगेशन करनी है और एविडेंस को जो है एग्जामिन करना है। अब चूँकि ये सारा जो भी प्रोसीजर है, ये जो आउट ऑफ द बॉक्स इस वक्त जिस तरीके से चल रहा है वो अनटेस्टेड है, तो मुझको ये भी नहीं पता कि जब GIT अपनी ये सिफारिशात जो भी होंगी नेगेटिव और पॉजिटिव शरीफ फैमिली के हवाले से, तो फिर सुप्रीम कोर्ट उसको किस तरह लेगी। अब सुप्रीम कोर्ट ये भी कर सकती है कि वो इसको ट्रायल कोर्ट के पास भेज दे या एक ऐसा कोई हुक्म जारी कर दे जो जिस तरह 2 जज साहब। जब लीगल माइंड्स भी कंफ्यूज्ड हैं, शाह बोसो साहब, आप एक लीगल माइंड है, आप कंफ्यूज्ड हैं, तो कल में एक स्टॉक ब्रोकर भी प्रोग्राम में थे तो कहते हैं जी वो लीगल माइंड्स कंफ्यूज्ड हैं, इतने उनको नहीं पता कि इसका कंक्लूजन क्या होना है आगे जाकर। तो फिर स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है 1250 अरब की मार्केट कैपिटलाइजेशन 40 दिन में चली गई है, 8000 पॉइंट से इंडेक्स गिर चुका है। तो वो कहते हैं दैट इज ऑब्वियस, क्योंकि लीगल माइंड्स ही क्लियर नहीं है, खुद हुक्मरान जमात क्लियर नहीं है, ना उनकी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, तो फिर इन्वेस्टर्स ही भाग रहे हैं इसी वजह से डर के। जब आप भी क्लियर नहीं है कि आगे क्या होना है, वी डोंट नो क्या होगा आगे। मैं एक पॉइंट पे बिल्कुल क्लियर हूं कि ये तरीका जो है, ये जो इस वक्त हो रहा है, ये यकीनन आगे जाके कंट्रोवर्सीज पैदा करेगा। बेहतर ये होता कि इमरान खान साहब, ये सारे जितने भी पॉलिटिकल स्टालवर्ड्स हैं, वो एक
लेजिस्लेशन लाते फेडरल लेजिस्लेचर में और वहाँ पे एक नया जो है इदारा बनता अकाउंटेबिलिटी का, जो बिल्कुल 100% साफ शफाफ लोगों के ज़रिए चलता और कॉन्स्टिट्यूशनली और लीगली उसमें जो है वो प्रोटेक्शंस डालते, उसको इंडिपेंडेंट बनाते। लेकिन अब ये होगा कि कंट्रोवर्सीज होंगी, इससे कंट्रोवर्सीज तो हो गई हैं। देखें जीआरटी ने भी एलिगेशंस लगाए और ये एक अच्छा मौका मिल गया है शरीफ फैमिली को कि वो जीआरटी को, वो अगर जीआरटी की जगह पे कोई जुडिशल कमीशन होती, सिटिंग कोई सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस होते तो उनको कम से कम इस्तेकाक होता, उनके खिलाफ अगर आप बोलते तो आपको फिर जो है हो सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी सामना करना पड़ता। ये ब्यूरोक्रेट्स हैं बेचारे, ये सिटिंग डक्स हैं, आप इनके खिलाफ जो भी बोलना है बोलते रहें। और मैं तो समझता हूँ कि आज तो ऐसे लग रहा था जैसे मरियम साहिबा जो है वो अपना पॉलिटिकल जो उनका कैरियर था वो उनको लॉन्च कर रही थी। अच्छा, उन्होंने एक पेडिस्टल बनाया हुआ है। गजनफर साहब मुझे बताइएगा सर, ब्रिगेडियर गजनफर साहब आपकी नजर में सर क्या कौन साजिश कर रहा है इस वक्त? लेकिन कल तैयारा साजिश केस से मुमासलत की हुसैन नवाज साहब ने, आज मरियम साहिबा ने कहा कि सीनों में दफन साजिशें बेनकाब करने में मजबूर ना करें, उस दिन वजीर आज़म साहब ने कहा कि दिल में बहुत कुछ है, बताऊंगा वक्त आने पर बताऊंगा। तो गजनफर साहब ये कौन सी साजिशें हैं जो हुक्मरान जमात के या लीडर्स शरीफ फैमिली के दिलों में दफन है और ये कब सामने आएंगी, किस तरफ इशारे हो रहे हैं इस पर? गजनफर साहब क्या बात हो रही है? ये असल में बात ये कि अगर पाकिस्तान की आप सियासी तारीख को पढ़ें तो हर दौर में, चाहे वो दौर डेमोक्रेसी का था या वो दौर डिक्टेटरशिप का था, हर लीडर ने या हर हेड ऑफ द स्टेट ने किसी न किसी साजिश की तरफ इशारा किया। और अगर आप थोड़ा सा माजी में जाएं, चलो लाहौर से राब्ता मुनक़ता हुआ है। मैं यही बात इकराम सहगल साहब, या तो आपसे भी पूछना चाहूंगा, जब तक लाहौर से राब्ता एस्टैब्लिश हो, इकराम सहगल साहब ये आखिरकार कब तक चलता रहेगा? और आज चेयरमैन नैब की तरफ से जो डॉक्यूमेंट जमा हुए अबाउट द हुदैबिया केस, ये कितने इंपॉर्टेंट हैं? वो कहते हैं कि ये तो 2014 में हम जो है इस पर केस के बारे में हमारे प्रोसिक्यूटर हमें बता चुके थे कि इस पर वक्त नहीं जाया करना चाहिए। इकराम सहगल साहब देखिए, हुदैबिया केस को आप एक तरफ कर दें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसाक डार साहब की एफिडेविट है। इसाक डार साहब की एफिडेविट जो है वो अप्रूवर की एफिडेविट है ना, वो भी आप एक तरफ कर दें। लेकिन इसाक डार साहब ने कुछ एविडेंस अप्रूवर अपने हाथों से लिख के दिया है, वो आप खाली वो देख लें उस एविडेंस के मुताबिक कि अकाउंट्स में किधर पैसे गए, क्या पैसे गए, क्या नहीं गए। आप हुदैबिया पास को एक तरफ कर दें। अगर वो जो एविडेंस उनने लिखा है वो सच है या झूठ है, जो भी है, अगर वो कॉरबोरेट करता है विद एविडेंस स्टेटमेंट्स ऑफ बैंक्स, तो फिर तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गई ना। तो ये बात एक तरफ है। दूसरी बात, मैं बार बार कहता हूँ, ये मैं वकील साहब से एग्री नहीं करता हूँ कि खाली जुडिशल कमीशन, जीआईटी जो है वो बेलिफ की जगह है। सुप्रीम कोर्ट ने बेलिफ बनाई है अपनी और बेलिफ को बोला है कि आप इन्वेस्टिगेट करें। अगर बेलिफ को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया या थ्रेटन किया गया, और वो छोड़े, वो तो उन्हें तो निहाल हाशमी और वगैरह वगैरह ने थ्रेटन जजेस को भी किया हुआ है, ठीक है ना जी। तो बात ये है कि आपको ये बात बड़ी क्लियर है, इट इज एक अगर देखा जाए तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड कंटेम्प्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट जैसे जा, और देखें इसमें एक और मैं बता दूं बात, ब्रेक ले लूं सर, मैं 1997 में बिल्कुल यही बात हुई थी। ठीक है, मैं इस ब्रेक के बाद आके लाहौर से भी हमें राब्ता एस्टैब्लिश करते हैं। इतनी देर में राना मोअज़्ज़ज़ गैस लाहौर में बैठे हैं, उनसे भी बात करनी है। और जनाब ब्रिगेडियर गजनफर अली साहब अभी बात कर रहे थे तो राब्ता मुनक़ता हो गया, तो उनकी अहम तरीन राय क्या होगी कतरी खत के हवाले से? कतरी शहजादे की स्टेटमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नून लीग बड़ा स्ट्रेस कर रही है इस इशू पर कि ये जवाब आना चाहिए, स्टेटमेंट इसके बगैर केस कंप्लीट नहीं है। वील आस्क दिस आफ्टर दिस ब्रेक, हमारे साथ रहेगा। काइंडली ये बताइए कि हम पे इल्ज़ाम क्या है, और उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं। ये दुनिया की शायद पहली JIT है जो पहले बन गई है और वो इल्ज़ाम ढूंढ रही है कि इल्ज़ाम क्या लगाएं इनके ऊपर। हुक्मरान होने के नाते जो हिसाब हमें आखिरत में देना था उसका बोझ कुछ हल्का हुआ। मनी ट्रेल की अगर आपने बात करनी है तो उस शख्स से बात कीजिए कि पाकिस्तान में एसेट है उसके नाम और उसकी वो मनी ट्रेल नहीं दे सका है। अगर आपने नवाज शरीफ की मनी ट्रेल की बात करनी है तो ना सिर्फ हम दे चुके हैं, बल्कि आपको पहले नवाज शरीफ का किसी असासे के साथ लिंक साबित करना होगा, उसके बाद आप बात करें। उसको इस नहज पे मत लेकर जाओ कि जो राज उसके सीने में दफन है, जो साजिशें उसके खिलाफ हो रही हैं, वो अवाम को ये बताने पे मजबूर हो जाए।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब। आज आसिफ करमानी साहब ने कहा, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी ने, कि JIT अगर दुबई गई और दुबई से 2 मेंबरान वापस आ गए तो फिर ये तो सैर सपाटा होगा। उन्होंने तशबीह सैर सपाटे से दी। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं होता तो ये हकायक छुपाने के मुतरादिफ है कि जाकर कतरी शहजादे से स्टेटमेंट नहीं ली जाती उस मनी ट्रेल, उस खत के ऊपर जिसके डॉक्यूमेंट्स वो देने को तैयार है, तो फिर ये हकायक छुपाने के मुतरादिफ होगा। कितना इंपॉर्टेंट लीगली हो चुका है कि ये स्टेटमेंट ली जाए, क्योंकि 28 मई को जो स्टेटमेंट आई थी, रिमार्क्स आए थे ऑनरेबल जज के, उन्होंने कहा था कि अगर ये खत जो लिखा है कतरी शहजादे ने और अगर उसको वो बैक नहीं करता या वो पेश नहीं होता JIT के सामने, स्टेटमेंट नहीं देता, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इस पर ट्रैश है, ये रबिश है, इस पर ये खत रबिश है अगर ये नहीं होता तो। गजनफर साहब, क्या हकायक छुपा रही है JIT? अगर वो नहीं जाती कतर या कतर के जो इस वक्त प्रिंस है उनकी स्टेटमेंट नहीं लेती, तो क्या ये हकायक छुपाने के मुतरादिफ है? गजनफर साहब, पहले मैं आपसे थोड़े सा जिक्र ही करूंगा कि पाकिस्तान में जो आपने साजिशों का जिक्र किया था ना, तो आप पूरी तारीख एक तालिब इल्म के तौर पे पाकिस्तान की सियासी तारीख उठा के देख लें और उसमें आपको हर दौर में किसी न किसी साजिश का एग्जिस्ट होना नज़र आएगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जब अदारे नेशनलाइज किए थे उस वक्त भी कहा गया था कि एक साम्राज्यी क़ुव्वतों की एक साजिश है कि पाकिस्तान में कारोबार को तबाह करना है। उसके बाद चाहे डिक्टेटोरियल रोल रहा या पीपल्स पार्टी की पिछली हुकूमत गुजरी है, जमहूरी हुकूमत थी, उसमें जब राजा परवेज़ अशरफ और जब यूसुफ गिलानी को फारिग किया गया तो जब भी कहा एक साजिश थी। तो ये साजिश का एक लफ्ज़ जो है हमारी डिक्शनरी में ये और हमारे दिमागों में इतना ज़्यादा बस गया है कि हम स्टेट सोचने की सलाहियत ही ख़त्म कर चुके हैं। अब बात यह कि जब ये इलेक्शन हुए थे, मुझे बड़ा कैटेगोरिकली याद है और मैंने बहुत सारे अखबार पढ़े थे जब पे KPK में PP पे अपना तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनी, यहाँ पे PMLN की बनी, पीपल्स पार्टी की बनी, तो ये कहा, ये बड़ा कैटेगोरिकली हर एक ने कहा कि ये एक साजिश है और साजिश के तहत मैंडेट को डिवाइड करके इस तरह क्रिएट किया गया है कि मुख्तलिफ मकामात, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ पार्टियों की हुकूमतें आ जाएँ मुख्तलिफ प्रोविंसेस में। तो बात यह है कि साजिश तो मैं चाहता हूँ, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो नवाज शरीफ साहब के जहन में साजिशें हैं वो बेनकाब करें ताकि हम आवाम को भी पता चले और एक स्टेट चीज़ पता चले, एक सच चीज़ पता चले कि कौन सी साजिशें हो रही हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट को हम ये कहते हैं खुदा ना करे इतना मुक़्तदर अदारा है, इतने पढ़े लिखे जज बैठे हुए हैं, जो मेरा ख्याल जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर्स आपके मौजूद हैं, उन सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे वो लोग हैं, उनको कानून की सबसे ज़्यादा समझ है और इसीलिए समझ है तो 3 जजों ने एक फ़ैसला दिया, 2 जज साहिबान ने एक फ़ैसला दिया और उन्होंने इस तमाम को अगर आप कंप्रोमाइज़ कर लें तो उन्होंने कहा कि जी एक इन्वेस्टिगेशन ज़रूर होनी चाहिए। अब JIT सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन में बैठी है, JIT की बजाते खुद कोई हैसियत नहीं है। तो जब हम असल में JIT के खिलाफ बात करते हैं तो मेरा ख्याल हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कॉन्टेम्प्ट में जाते हैं। तो बात ये है कि अगर साजिश है तो सामने लेकर आई जाए ना, मतलब ये सिर्फ बातें ना की जाए, साजिश है तो सामने लेकर आई जाए कि साजिश ये है। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज करना चाहता हूं कि वो कौन सी कुव्वत है इस दुनिया में, मुझे कोई बताए जो सुप्रीम कोर्ट को भी इन्वॉल्व करेगी, बाकी अदारों को भी। अगर वो कोई ऐसी कुव्वत है तो बहुत ही नाअहल गवर्नमेंट है, बहुत ही नाअहल लीडरशिप है। मैं आपको कैटेगोरिकली कहूंगा कि वो ये अलाउ करती है कि साजिश हो जाए। यार क्या बात कर रहे हैं आप, एक चीज हो रही है। आपने आज अगर सुना बयान मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि लोड शेडिंग, अगर नवाज शरीफ को रोका तो लोड शेडिंग खत्म नहीं होगी, दहशतगर्दी से पाक हो जाएगा मुल्क। CPAC उन्होंने हवाला दिया जी। नहीं, ये भी तो हो सकता है ना। एक चीज और भी देखिए, ये भी तो हो सकता है कि इस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो जो 8 सवालात सुप्रीम कोर्ट ने क्रिएट किए हैं, जो किसी साजिश के तहत क्रिएट नहीं हुए, एक कानून की नॉलेज पे क्रिएट हुए हैं, एक कानून के, और जो इसको डिनाई करता है वो जाहिल है और जाहिल मुतलक है। मैं आपको साफ कह रहा हूं, जो सुप्रीम कोर्ट के जो सवालात को डिनाई करता है वो बुनियादी तौर पे पैदाइशी जाहिल है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े अच्छे सवाल डिवाइस किए हैं। तो इसका एक पॉजिटिव एंगल ये भी है कि हो सकता है नवाज शरीफ साहब और उनकी फैमिली इससे अच्छी तरह, मैंने आपसे कतरी के हवाले से सवाल पूछा था, ये भी तो हो सकता है ना सर, कतर के शहजादे का इंटरव्यू नहीं लिया जा रहा, ये कोई साजिश नहीं है, ये तमाम सिर्फ पॉलिटिकल। कतर के शहजादे का इंटरव्यू ना लेना ये साजिश है कोई? क्या JIT काम सही कर, यानी कतर के शहजादे का इंटरव्यू ना लेना, गजनफर साहब, ये क्या कोई हकायक को छुपाने की कोशिश हो रही है इस वक्त? अगर उसका इंटरव्यू नहीं लिया जाता, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं की जाती तो गजनफर साहब, आप जब मौजूद हैं और अदारे मौजूद हैं, हकायक नहीं छुप सकते।
कतरी शहजादे का इंटरव्यू ना लेना कतरी शहजादे पर डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक रूलिंग दे दी है, उस रूलिंग को जहन में रखना पड़ेगा। अब JIT के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हैं वो या वो क्या सोच रहे हैं वो किसी को भी पता नहीं है। वो सारे लोग आके एजम्पशंस पे बात करते हैं। तारिक शफी साहब ने आके नहीं कहा था कि JIT ने मुझसे बड़ा अच्छा सलूक किया है और उन्होंने मुझे बड़ी रेस्पेक्ट दी है। तो बात यह है कि ये हमें इंतज़ार ये करना चाहिए कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। जैसे मैंने आपसे अर्ज़ किया ना कि एक सोच ये है कि इसका रिजल्ट पॉजिटिव भी तो शरीफ फैमिली के लिए आ सकता है ना। हम अभी से हर चीज़, क्योंकि हमारे जहनों में साजिशें भिड़ी है, क्योंकि हम पैदाइश साजिश पे हुए हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग साजिश पे हुई है, क्योंकि हम आए साजिश पे हैं। तो जब हमें इंडक्ट किया गया था तो ज़िया-उल-हक ने इंडक्ट किया था ना, इसके बाद इसलिए चीज़ें आती हैं। राना शाह साहब इसलिए हर चीज़ को साजिश कहते हैं आप लोग। राना शाह साहब मैं आपको साफ कह रहा हूँ जी। राना शाह साहब, सफान साहब, इशू ये है जब खान लियाकत अली खान पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो आया उसको किसी लोकल साजिश ने कत्ल किया था? इंटरनेशनल साजिश ने पाकिस्तान के खिलाफ जो थे उन्होंने पहले प्राइम मिनिस्टर का कत्लेआम कर दिया था। जब फिर मोहतरमा मादरे मिलत सदारती इलेक्शन पर खड़ी हुई थी तो अयूब खान साहब का जो किरदार है वो तारीख में लिखा जा चुका है। उसके बाद अगर जनरल ज़िया-उल हक साहब आए तो जो उन्होंने किया वो भी कौम ने देखा। आज 5 जुलाई 2017 है। 5 जुलाई 1970 को भी एक दिन था जब अदालत के जरिए एक मुल्क के इलेक्टेड वजीर आजम को, प्राइम मिनिस्टर को, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को, पनामा पेपर भी क्या किसी मुल्क ने तैयार किया आप लोगों ने? तो ये तो बैनुल-अक़वामी साजिश है पनामा पेपर। इसका आज सफार साहब इशू ये है। नहीं सर, मैं इशू समझ नहीं चाह रहा हूँ ना आपसे। ये इशू क्या है आखिरकार? इशू क्या है? व्हाट इज द इशू आखिरकार? है क्या इशू? सफार साहब इशू ये है कि जब 12 अक्टूबर 99 को त्यारा केस बना था तो भाई नवाज शरीफ ने त्यारा हाईजैक किया था। उसकी डेफिनेशन आप मुझसे बेहतर समझते हैं कि एक आदमी जहाज में नहीं है और वो त्यारा हाईजैक कर रहा है। फिर परवेज मुशर्रफ साहब ने कहा कि अब मैं आइन को तोड़ूंगा। आइन तोड़ना किसी शख्स का प्रिविलेज नहीं है, पाकिस्तान का आइन इजाजत नहीं देता। और अब अगर परवेज मुशर्रफ साहब जो आल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के प्रेसिडेंट हैं भाई उनको कोर्ट बुलाती है तो वो कहीं और चले जाते हैं। उनकी रीढ़ की हड्डी की जो दर्द नहीं हटती। भाई कोर्ट सब के लिए एक जैसी हैं। साजिशों ने वक्त देखा है, अब भी साजिशें सामने आ रही हैं। JIT को जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट के जज ने दी थी वो बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन जो उनका रोल है जब हमने कहा तो आपकी हुकूमत होते हुए ये कौन का पहला सरबराह, मुझे बताएं आपकी हुकूमत होते हुए कौन कर रहा है ये साजिश? सर आपके मातहत इदारों में से कोई साजिश कर रहा है? कौन साजिश कर रहा है? राना साहब हम जानना चाहते हैं, सब जानना चाहते हैं। ये तमाम पैनलिस्ट यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अगर है तो आप सामने लेकर आए, नाम ले उसका। कौन है? आप वजीर आज़म है, नाम ले, कौन है इस वक्त जो कर रहा है साजिश? सफान साहब जब नून लीग के टुकड़े किए गए और एक काफ लीग बनाई गई, मियां अजहर को उसका सरबराह बनाया गया। अब उसका एक करीबी अजीज JIT में है। सफान साहब तमाम महकमों में हजारों कंपिटेंट ऑफिसर हैं। भाई जब हमें 2 मेंबरान पर तहफ़्फ़ुज़ है, हमने हाईलाइट किया है पाकिस्तान का आईन में ये हक देता है तो उनको तब्दील करना चाहिए था। ठीक है सर, आपने लियाकत अली खान, फातिमा जिन्ना सब गिनवा दिए, लेकिन साजिश कौन कर रहा है ये नहीं बताया। गजनफर साहब आप तक कुछ समझ में आ रही है बात? और ये गजनफर साहब आप समझ पा रहे हैं? सर राना शाह साहब किस तरह हवाला कर रहे हैं, इशारा दे रहे हैं? सफान साहब रेवंत जैसा मुझे मौका दीजिए। गजनफर साहब आप, मैं ले गया था, आप ले गए थे, कौन ले गया था? ये सर मैं तो यही समझने की कोशिश कर रहा हूं कि कौन आपके खिलाफ इस वक्त कौन साजिश कर रहा है। ये इसके लिए भी कोई JIT बनानी चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन सफान साहब मैं हाथ बांध कर ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अदलिया का जो तकद्दस है, जो JIT का तकद्दस है, उसको मलहूज़े खातर रखना चाहिए। किसी को पार्टी नहीं बनना चाहिए। सर मैं गजनफर साहब आपकी नजर में से, क्योंकि आपने साजिशों का जिक्र किया, मुझे बता दें सर आप क्या समझते हैं? तो भाई कतर में जाने का क्या हर्ज है? कतर जाने का कोई फरमाया आपको क्या लगता है? ये जो कह रहे हैं साजिशों का हवाला देकर रोल है उसके मुताबिक नहीं चले। मेरे ख्याल से उन तक मैं आपसे एक बात मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। ठीक है ना, मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। जो राना साहब ने रेफरेंस दिया ना लियाकत अली खान के मर्डर का, बिल्कुल ठीक है। लियाकत अली खान के मर्डर में अमेरिकन गवर्नमेंट इन्वॉल्व थी। उस वक्त के प्रेसिडेंट ने लियाकत अली खान को कोई डिमांड नहीं थी, वो आ गया, अनर्थ हो गए। ठीक है, वो तमाम चीज़ें आ गई। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ उसके बाद की भी जो साजिशें हैं उसमें भी कुछ अमेरिकन का नाम आया या कुछ। जिस वक्त लियाकत अली खान को मर्डर किया गया उसमें तो पाकिस्तान आर्मी तो फॉल नहीं थी।
अब बात देखनी ये चीज़ है, एक तरफ होता है मर्डर, एक तरफ होती है इन्वेस्टिगेशन। या बेनज़ीर भुट्टो का जो शहादत थी उसके अंदर आपको पता है कौन इन्वॉल्व था। बेनज़ीर भुट्टो ने बारहा रिक्वेस्ट की थी कि मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। लेकिन दुख की बात यह है कि उनके मर्डर के अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे उनके नाम सबको पता है। उनके अपने इंटीरियर मिनिस्टर जो बाद में रहे वो उनको छोड़ के चले गए थे, उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। वाकई वो एक साजिश थी, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, लेकिन उसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। अब बात यह, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, एक बड़ा छोटा सा पॉइंट अर्ज कर रहा हूँ। वो पॉइंट ये है कि ये जो हुकूमत जब आई थी उस वक्त ये कहा गया था कि अमेरिकन की डिमांड के ऊपर ये आई है। तो आज क्या अमेरिकन इन्हीं के खिलाफ साजिश करेंगे? क्यों करेंगे मुझे बताइए आप, किसी? क्योंकि जो पाकिस्तान में सिचुएशन, अभी जॉन मकेन आए हुए थे, जॉन मकेन पाकिस्तान में रहे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं। इसका मतलब है कि वो अप्रिशिएटिव थे उन एफर्ट्स के जो आपने दहशतगर्दी के मुकाबले में किए हैं। काबुल में जाकर उसने कोई और बयान दिया तो वो है बात। तो बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट किसी साजिश का हिस्सा नहीं है। आई कैन अश्योर यू, मैं आपको बड़ी वर्ड ऑफ, जो सुप्रीम कोर्ट को किसी खुदा न करे साजिश, वो बेवकूफ था। मैंने पहले आपको कहा वो जाहिल मुतलक है, कोई साजिश नहीं है। कुछ चीजें हैं जो होनी है वो होंगी, और जो माजी। और दूसरी बात एक और छोटी सी बात करूंगा। आप जब जनरल का रेफरेंस देते हैं या जनरल ज़िया की बात करते हैं और उन साजिशों की बात, तो जनरल ज़िया साहब भी तो नवाज शरीफ को लेके आए थे, उन्होंने तो उन्हें पैम्पर किया था, उन्हीं की तो परवरिश में चढ़े, उनके खिलाफ उन्हीं के तो वो है ना। कब क्यों उनके खिलाफ बात करते हैं कि जनरल ज़िया साहब बहुत अच्छे हैं यार? जनरल ज़िया साहब ने जो किया उन्होंने भुगता, उनके साथ जो जनरल ज़िया ने किया उन्होंने भुगता, ये तो अपने सामने सामने किया उनकी भी वो भुगत रहे हैं। और आप जो साजिशें हैं, आप जो साजिशें हैं जो करेंगे कोई साजिश नहीं है। और अगर कोई साजिश नहीं तो किसी को पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान को हमने बनाया है। अच्छा, मैं सर ये दीजिएगा, ये जो आप जीआईटी पर तनकीद करते हैं शाह मुस्तफा साहब, क्या कानूनी तौर पर जीआईटी पर तनकीद सुप्रीम कोर्ट पर तनकीद बनती है जो नून लीग के मेंबरान कर रहे हैं? क्या ये कोई रब्त जोड़ा जा सकता है, कोरिलेशन है इस पर कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली? इसमें कोई शक नहीं है कि जीआईटी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई है और उसका एहतराम करना चाहिए, उसको कंट्रोवर्सीज का शिकार नहीं करना चाहिए। लेकिन मैं रेस्पेक्टफुली डिसएग्री करता हूं कि जीआईटी चूंकि एक इन्वेस्टिगेशन का इदारा है, उसमें ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं और वो खुद भी उन्होंने कुछ इल्जामात लगाए हैं, एफबीआर के ऊपर लगाए हैं, कुछ और इदारों के ऊपर लगाए हैं। मैं शाह मुस्तफा साहब से पूछा, शाह मुस्तफा साहब क्या ये मसला कानूनी तौर पर खिलाफ है, खिलाफ वर्जी है कानून की? देखिए, मैं सिर्फ ये गुजारिश करूंगा कि जीआईटी जो है वो एक इन्वेस्टिगेशन का इदारा है, बल्कि मैं तो समझता हूं कि जो स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हो रही हैं वो सीआरपीसी के 161 के तहत होनी चाहिए थी, इसी तरह ही हो रहा होगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगी तो देखेंगे उसको किस तरह देखा जा रहा है। क्या उस पर ही कोई डिसीजन आ रही है, जो कि मैं नहीं समझता, कि क्योंकि आपको आर्टिकल 10A जो है उसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आपने उसमें डाला हुआ है, खासतौर 18th अमेंडमेंट के बाद। तो अब जो भी होगा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत होगा। जहाँ तक सवाल है आपका कि साजिशें हैं, पाकिस्तान का रिकॉर्ड यही है कि हर तकरीबन सिविलियन गवर्नमेंट जो है वो अपना मुद्दा पूरा नहीं कर सकी है, इसलिए सवाल पैदा होते हैं। पीपल्स पार्टी के खिलाफ खुद आपके ये शरीफ ख़ानदान गया था मेमो गेट के सिलसिले में, एक प्राइम मिनिस्टर को छुट्टी करवा दी थी, फिर भी उन्होंने, गिलानी साहब घर चले गए। तो इसमें कोई शक नहीं है कि इस मुल्क में साजिशें होती रही हैं और साजिशें अभी भी होंगी, क्योंकि अभी तक जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो वीक हैं। तो मैं वही गुजारिश करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि ये मुल्क वाकई किसी ख़ास कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पेंसेशन के तहत चले तो आप उसको चलने दें, और जो कानून और आइन के तहत तरीका दिया गया है उसको आप उस तरीके से चलाएं। स्पेशल व्हीकल्स बनाएंगे आप, 184(3) में जो है लोगों का ट्रायल करेंगे, मेरा कोई PMLN से वास्ता नहीं है, मैं एक लॉयर के तौर पे कह रहा हूं, तो फिर ये सवाल उठेंगे उस वक्त जब ये 2 जजेस 184(3) पर डिस्क्वालिफिकेशन। मुझको बहुत एहतराम है, लेकिन वो फाइनल जजमेंट नहीं है, वो तो अभी फाइनल जब मेजॉरिटी व्यू प्रिवेल करता है, लेकिन मुझको उस पर भी, उसके लिए भी एहतराम है। लेकिन अगर आप 62-63 में जा रहे हैं, अमीन और सादिक के तौर पे लोगों को घर भेज रहे हैं, तो पहले अमीन और सादिक की डेफिनेशन तो पहले मुतय्यन करें कि अमीन क्या होता है, सादिक क्या होता है, और फिर ये जाके डेफिनेशन कहाँ पे जाके इसका नतीजा निकलेगा, कौन बचेगा इस मुल्क में अमीन और सादिक। अगर आपने खुली छुट्टी दे दी कि अमीन और सादिक की जो उर्दू डिक्शनरी में मीनिंग मौजूद है उसके मुताबिक आप लोगों को घर भेजना शुरू करें, तो फिर कितने लोग इस पाकिस्तान में बचेंगे?
मैं तो कहता हूं जजेस के ऊपर भी फिर बात आएगी। इसको खुदा के वास्ते आप आइन और कानून के दायरे में रहते हुए सर, ये जेआईटी ने इन्वेस्टिगेशन अब तक की है शाह ओसो साहब, ये दुरुस्त सिमत में हुई है, यानी दायरा कार इसका ये नून लीग जो एतराज उठा रही है कि कतर नहीं गए या कतर की शहजादे से स्टेटमेंट नहीं ली, उसके बगैर इनकम्प्लीट है, हकायक छुपाए गए, ये लॉजिक है इसमें, ये जस्टिफाइड है इनका आर्गुमेंट, ये तहफ्फुज़ात या सही है, ये गलत है इस वक्त? देखिए सर, बात यह है कि ये एक यूनिक किस्म की इन्वेस्टिगेशन है, क्योंकि इसमें मल्टी ज्यूरिसडिक्शंस इन्वॉल्व हैं। प्रॉपर्टी लंदन में है, वहाँ खरीदी गई है, पैसे कहीं और से भेजे गए हैं, और जो यहाँ बैठे हुए हैं उन पे मुकदमा चल रहा है। सवाल यह है कि जो PMLN का जो मेन आर्गुमेंट है, वो डिफेंस है, वो ये है कि जी हमने जो कुछ भी किया है थ्रू कतरी जो प्रिंस है उसके थ्रू किया। अब वो जो मेन उनका जो डिफेंस है, जो आर्गुमेंट है, उसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो कतरी शहजादा, वो उसका एविडेंस रिकॉर्ड होना चाहिए, उसको क्रॉस करना चाहिए, पूछना चाहिए पैसे कैसे गए, तुमने किस मद से पैसे लिए थे, कैसे भेजे, क्या ट्रांजैक्शन थी। अब जब तक आप वो जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चेन है इस पूरी लिंक की, उसको अगर आप उसके साथ नहीं जोड़ेंगे, तो कल को अगर GRT ने अपना केस भी स्टैब्लिश कर दिया, मैं ये आपको वाज़े तौर पे कह रहा हूँ कि अगर जो भी इनको सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मिला या डॉक्यूमेंट एविडेंस मिले, जो भी स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई, अगर उस पर GRT ने ये भी कह दिया कि हाँ जी ये मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो भी शरीफ फैमिली बोलेगी कि जी चूंकि आपने जो हमारा जो मेन डिफेंस था कतरी शहजादे वाला, उसको तो आपने लिया ही नहीं, इसलिए हम उसको मानते ही नहीं है, तो फिर कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। नहीं तो फैसला तो आ सकता है उसके ऊपर, नून लीग तो अभी भी कह रही है, कहने से फर्क क्या पड़ेगा? देखिए सर, फैसला जब आएगा तो वो फैसला बड़ा, उस पर कंट्रोवर्सीज होंगी, वो फैसला फिर जो है आगे मजीद पॉलिटिसाइजेशन होगी उस पर। अच्छा, तो मजीद पॉलिटिसाइजेशन का खतरा है इस पर। शाह ओसो साहब, इस बात तक कंक्लूड करते हुए ब्रिगेडियर गजनफर साहब और राणा शाह साहब का शुक्रिया अदा। राम सहगल साहब भी साथ थे, वो गालिबन किसी वजह से उनको जाना पड़ा शो से। तमाम शख्सियात का शुक्रिया अदा करते हुए फॉर फीडबैक, फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहेगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।